16वीं शताब्दी का दौर था। पूरा भारत सुल्तान अकबर के शासन में फल फूल रहा था और सारे धर्मों के लोग आपस में खुशहाली से रह रहे थे। अकबर उन काफी कम राजाओं में से एक थे जो हर धर्म के लोगों को समान नजरों से देखते थे। ना उन्होंने कभी हिंदुओं को जबरदस्ती मजहब बदलने पर मजबूर किया और ना उन पर कोई अलग से टैक्स लगाए। और फिर उनके कुछ सालों बाद भारत में एक ऐसे महाराज आए जो ना सिर्फ हर धर्म के लोगों को समान मानते थे बल्कि हर धर्म के लोगों को उन्होंने अपने खुद के मंत्रिमंडल में भी शामिल कर दिया था। वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने अपने सैनिकों को सख्त आदेश दे दिया था कि वो युद्ध के समय किसी भी मंदिर या मस्जिद को गलती से भी नुकसान न पहुंचाए और अगर किसी के भी हाथों कुरान लगे तो कोई मुस्लिम भाई मिलने तक वो उसे अपने पास महफूज रखे। इन्हीं राजाओं के कारण देश भर के मुस्लिम और हिंदू लोग आपस में शांति और प्यार से रहते थे। हिंदूज ईद के वक्त अपने मुस्लिम भाइयों के घर खीर खाते तो मुस्लिम्स दिवाली में अपने हिंदू भाइयों के यहाँ पर दिए जलाते। पर फिर आया एक ऐसा काल जब गले मिलने वाले ये दो भाई एक दूसरे के सिर काटने लगे। दिवाली में फटाके नहीं बल्कि घर जलने लगे और ईद में बकरियां नहीं इंसानों के सिर कटने लगे। और इस सब की वजह थी अंग्रेज और उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जिसे 1857 में अंग्रेजों ने अपनाया था जब हिंदू और मुसलमानों ने भारत के खिलाफ मिलकर लड़ाई की थी और वो गोरे बस धरे के धरे रह गए थे। और अब दोनों का दुश्मन अंग्रेज नहीं बल्कि पड़ोस के घर में रहने वाले अपने ही भाई बहन बन गए थे। और 70 सालों से ये चलने वाली नफरत की चिंगारी आज भी हमारे दिल में जल रही है। 70 साल हो गए आजादी को और साथ ही इस दुश्मनी को भी, जिसमें 4 ऐसी जंगें वर्ल्ड वॉर जितनी खौफनाक और जानलेवा माने जाने वाली इन जंगों में लाखों जवान कुर्बान हुए, दोनों देशों को भारी मात्रा में नुकसान हुआ। और ये सब किस लिए? बस एक ही चीज के लिए, कश्मीर। आखिर कश्मीर दोनों भी देशों के लिए इतना जरूरी क्यों है? क्यों उन 4 जंगों में से 3 जंग इसी के लिए हुई है? क्यों इतनी बार समझौते के कागजातों पर दस्तखत करके भी आज तक हम कोई समझौते पर नहीं पहुंच पाए हैं? सो वेल फ्रेंड्स, हेलो, मैं हूं गौरव और आज इन्हीं सवालों के जवाब पता करने के लिए हम इन चारों युद्धों के बारे में जानेंगे, इन्हें डिटेल में स्टडी करेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान ज्यादातर राज्य धर्म के अंदर आधार पर कि इन युद्धों के बाद किस देश ने क्या क्या खोया और किसने क्या पाया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं our today's video titled Indo-Pak Wars Timelines and Results। इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान ज्यादातर राज्य धर्म के आधार पर बांटे गए। जहां मुस्लिम लोगों की संख्या ज्यादा हो वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और जहां हिंदुओं की संख्या ज्यादा हो वो इंडिया का हिस्सा बन गया। पर ज्यादातर सारे राज्यों को बांटने के बाद कई रियासतों को यह मौका दिया गया खुद फैसला लेने का कि वो किस देश का हिस्सा बनना चाहते थे। और उन्हीं कई रियासतों में से एक था कश्मीर। वहां पर ज्यादातर लोग मुसलमान थे पर उनके महाराज हरि सिंह हिंदू होने के कारण उन्होंने ये फैसला लिया कि कश्मीर एक स्वतंत्र देश बनेगा। पर यह सुन के ना पाकिस्तान खुश था और ना ही खुश थे वो कश्मीरी लोग जो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने पूरे कश्मीर में दंगे फसाद और आंदोलन करना शुरू कर दिया। जब ये दंगे कश्मीर के राजा हरि सिंह के काबू से बाहर निकलने लग गए तब वो इंडिया के पास मदद लेने आए और बदले में उन्होंने कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बनाने का वादा किया। और फिर छिड़ी इंडिया और पाकिस्तान के बीच पहली जंग, जिसने पूरे 1 साल में 1100 भारतीय सैनिक और 6000 पाकिस्तानी सैनिकों की जानें ले ली। 1 साल बाद यूनाइटेड नेशंस ने सीज फायर लाइन बनाई, यानी वॉर के अंत पर जो आर्मी जहां पर थी उसके बीच में एक लाइन बना दी और इस लाइन से हमेशा के लिए बट गया कश्मीर 2 हिस्सों में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसे हम पीओके भी कहते हैं और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। इस जंग का वैसे कोई विजेता घोषित नहीं किया गया था पर माना जाता है कि जीत इंडिया की हुई थी क्योंकि कश्मीर का 2/3 हिस्सा अभी भी भारत के पास है और पाकिस्तान के पास बस 1/3 कश्मीर गया। पर यह मसला यहीं पर नहीं सुलझा। इसके बाद हुई एक जंग जिसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद होने वाली सबसे खौफनाक जंग मानी जाती है। साल था 1962। इंडिया और चाइना के बीच अक्साई चीन बॉर्डर के खातिर हुई थी एक भयंकर जंग जिसमें इंडिया बुरी तरीके से हार गया था। 3 साल बीत गए थे पर फिर भी इंडिया इस हार से पूरी तरीके से उभर नहीं पाई थी। पूरा देश भूखमरी और गरीबी के अंधकार में डूबा हुआ था और नेहरू जी के देहांत के बाद इंडियन राजनीति में कई अड़चने आ रही थी। राजनेताएं आपस में ही लड़ रहे थे। पर ऐसे दौर में मदद करने के बजाय पाकिस्तान ने इंडिया की इस कमजोर स्थिति का फायदा उठाया और रन ऑफ कच्छ के बॉर्डर पर हमला कर दिया। कुछ दिनों तक हमले और फायरिंग बरकरार रहे पर इंग्लैंड ने बीच में आकर समझौते की बात की, जिसके लिए इंडिया तो तैयार हो गया पर इतनी जल्दी समझौते के लिए तैयार हो जाना पाकिस्तान ने इंडिया की कमजोरी समझी। उन्हें ऐसा लगा कि हाल ही के जंग में हारने के बाद इंडिया की आर्मी अब उतनी सक्षम नहीं रही है और यूएस द्वारा दिए गए हथियार से पाकिस्तान उन्हें आसानी से हरा देगा, जिसके दम पर वो इंडिया को समझौता करने पर मजबूर करेंगे और कश्मीर को पूरे तरीके से अपना हिस्सा बना लेंगे।
फिर शुरुआत हुई ऑपरेशन गिब्राल्टर की, जिसके तहत उन्होंने ये सोचा कि वो अपने सैनिकों का भेष बदलकर कश्मीर उन्हें भेजेंगे और वहां के लोगों को इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काकर पूरे कश्मीर में आंदोलन और अशांति का माहौल बना देंगे। लेकिन ये कदम उन्हें जितना आसान लगा उतना असल में था नहीं। कश्मीर के लोगों ने उन्हें तुरंत पहचान लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पर फिर उन्होंने सोचा कि इतने बड़े प्लान को ऐसे ही तो नहीं रोका जा सकता। तब उन्होंने कब्जा कर लिया अखनूर पर, जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के काफी पास में ही है। उन्हें लगा इंडिया इसका जवाब नहीं देगा क्योंकि इंडिया तो इस स्थिति में ही नहीं है। पर इंडिया ने जवाब देकर अखनूर को वापस ले भी लिया और कर दी घोषणा जंग की। एक ऐसी जंग जिसे इतिहास में वर्ल्ड वॉर 2 जितना खौफनाक माना जाता है। अखनूर इंडिया के पास वापस आ जाने के बाद पाकिस्तान ने अपनी पूरी आर्मी कश्मीर में भेज दी और उन्हें वहां से हटाने के लिए इंडिया पाकिस्तान के पंजाब और लाहौर के पास वाले गांवों पर कब्जा कर रहा था। पर वहां पर आके इंडिया को रोकने के बजाय पाकिस्तान ने कब्जा किया खेमकरन पर और वो अमृतसर की ओर बढ़ ही रहे थे कि इंडियन आर्मी ने उन्हें वहीं पर रोक दिया और उनसे खेमकरन दोबारा वापस ले लिया। और दूसरी तरफ इंडिया लाहौर पर कब्जा कर ही लेता, पर सीज फायर डिक्लेयर होने के कारण जंग को वहीं पर रोक दिया गया। अब ये वाली जंग पिछले 1 साल के जंग से कई गुना छोटी थी, पर नुकसान 10 गुना ज्यादा करके गई। 3000 भारतीय सैनिक और 3800 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए सिर्फ 20 से 22 घंटों की इस जंग में। और अंजाम कुछ नहीं आया, पर माना जाता है कि जीत इंडिया की हुई क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया था। इसके अलावा उस वक्त हमारे पास जूने हथियार और तोप होने के बावजूद भी हमने अपनी स्ट्रैटेजी से पूरे जंग को जीता। और इस जंग के बाद दोनों भी देशों ने 1966 में ताशकेंट एग्रीमेंट साइन किया, जिसके मुताबिक दोनों भी देशों को आपस में अच्छे रिलेशंस बनाए रखने थे और सारे मुद्दों को शांति से बातचीत कर ही सुलझाना पड़ेगा। पर As you know it, ये शांति ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। पिछले 2 जंगों में हमने जो मंजर देखे उससे भी खौफनाक और दिल दहिला देने वाला मंजर अब 1971 की ये जंग दिखाने वाली थी, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच नहीं बल्कि ये जंग पाकिस्तान लड़ रहा था खुद से ही। पार्टीशन के वक्त ईस्ट बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बना था, जो पाकिस्तान का हिस्सा होकर भी उससे काफी दूर था। और अब इन दोनों के बीच में ना तो कोई ज्योग्राफिकल कनेक्शन थे और ना ही वो एक भाषा बोलते थे। और इसी वजह से वेस्ट पाकिस्तान ने हमेशा ईस्ट पाकिस्तान के साथ भेदभाव किया। पाकिस्तानी गवर्नमेंट में कभी भी कोई ईस्ट पाकिस्तान का मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं था। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान अपने नेशनल बजट का सिर्फ 30% ईस्ट पाकिस्तान पे खर्च करता था, जबकि पाकिस्तान की 60% आबादी तो ईस्ट पाकिस्तान में ही थी और पाकिस्तान का 70% ट्रेड भी यहीं से होता था। पर जब याह्या खान ने 1969 में प्रेसिडेंट बनने के बाद नेशनल असेंबली के पहले इलेक्शंस रखने का वादा किया, तब ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को ऐसा लगा कि आखिरकार अब गवर्नमेंट में भी उनके लोग होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में तो उससे पहले कभी कोई नेशनल असेंबली, जिसे हम लोकसभा कहते हैं, वैसे इलेक्शंस कभी नहीं हुए थे। पर इलेक्शन से कुछ महीने पहले ही ईस्ट पाकिस्तान में एक बहुत ही बड़ा साइक्लोन भोला आया, जिससे पूरा ईस्ट पाकिस्तान भयंकर रूप से जूझ रहा था। पर कैन यू इमेजिन इट, इस पूरे डिजास्टर के दौरान वेस्ट पाकिस्तान ने मदद के लिए बस सिर्फ एक हेलीकॉप्टर भेजा और कुछ नहीं। और जब इंडिया और बाकी के देशों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया तो उसे भी वेस्ट पाकिस्तान ने ठुकरा दिया, जो देखकर पूरे ईस्ट पाकिस्तान वालों के मन में गुस्से की ज्वाला उबलने लगी। और इस गुस्से का परिणाम दिखा इलेक्शंस में, जब ईस्ट पाकिस्तान और अवमी लीग के प्रमुख मुजीबुर रहमान बहुमत से जीते। पर यह याह्या खान को मंजूर नहीं था और इसीलिए वो नेशनल असेंबली को शुरू करना टालते रहे। पर फिर उन्हें शक हुआ कि मुजीबुर रहमान और वेस्ट पाकिस्तान के पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के प्रमुख जुल्फिकार अली भुट्टो उनसे उनकी सत्ता छीनना चाहते हैं, इसीलिए याह्या खान ने दोनों को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया। परेशानियों के वक्त में मदद का ना आना और अब इलेक्शन जीतने के बाद भी अपने लीडर को जेल में देखकर पूरा ईस्ट पाकिस्तान रास्तों पर आंदोलन के लिए उतर आया। पर वेस्ट पाकिस्तान ने इसका भी सामना शांति और समझौते से नहीं बल्कि बंदूकों और लाठियों से किया। लोगों ने तय कर लिया, अब इस बुरे सपने का अंत होगा और सुबह होगी एक नए आजाद मुल्क की, जिसे दुनिया बांग्लादेश के नाम से जानेगी। इस आजाद मुल्क के लिए एक आजाद सेना तैयार की गई, जिसका नाम दिया गया मुक्ति बहिनी, जो पाकिस्तानी सैनिकों से लड़ते थे। और इस दौरान इंडिया ने भी उनका बहुत साथ दिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बांग्लादेश की आवाज को दुनिया तक पहुंचाई। पर जाहिर था वेस्ट पाकिस्तान को यह बात मंजूर नहीं था और इसीलिए कर दिया उसने हमला इंडियन एयरबेस पर। और फिर इंडिया ने बांग्लादेश के बॉर्डर्स पर डेरा जमाए बैठे पाकिस्तानी आर्मी पर 3 तरफ से हमला किया और बांग्लादेश के कैपिटल सिटी ढाका पर कब्जा कर लिया। ईस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश
देश बन चुका था और ये 13 दिन की जंग खत्म तब हुई जब पाकिस्तान के जनरल आमिर अब्दुल्ला खान और उनके 93,000 सैनिकों ने इंडिया को सरेंडर कर दिया। आजादी के इस युद्ध के बाद दोनों देशों ने शिमला एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें दोनों देशों ने अप्रूव की हुई LOC लाइन का जिक्र किया गया था। इंडिया ने पाकिस्तान को उनकी जमीन और जनरल आमिर और उनके सैनिक लौटा दिए और पिछले कई एग्रीमेंट्स की तरह फिर से यह तय हुआ कि कश्मीर की जो भी समस्या है उसे अब बातचीत से ही हल करना पड़ेगा आगे, और ना ही किसी जंग से। एंड वेल फ्रेंड्स, इस जंग के बाद इंडिया और पाकिस्तान ने कई क्षेत्रों में प्रगति की और उनमें से एक था न्यूक्लियर पावर। अपने दुश्मनी के इतिहास में ये एक और नया पन्ना लिखने वाले थे और इस बार करने वाले थे कुछ ऐसा जो पहले किसी ने नहीं किया था और ना ही कोई करेगा। 1999 में पाकिस्तान और इंडिया पहले और शायद आखिरी ऐसे दो परमाणु सक्षम देश है जिन्होंने आपस में युद्ध किया। इस ऐतिहासिक युद्ध की शुरुआत हुई थी 1999 के सर्दी के महीनों में, जब कारगिल के पोस्ट पर ठंड इतनी बढ़ गई थी कि सैनिकों ने उस पोस्ट को खाली कर दिया था। पर एक सुबह एक चरवाहे ने उस पोस्ट में कुछ काले कपड़े पहने आदमियों को घुसते हुए देखा। उसने तुरंत जाके सैनिकों को खबर कर दिया, पर सैनिकों के आने तक उन काले कपड़े वालों ने पोस्ट पर कब्जा कर लिया था। वो काले कपड़े वाले आदिवासियों के भेष में और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तानी सैनिक थे, जिनका मकसद था उस पोस्ट पे से NH-1D हाईवे जो लेह को श्रीनगर से जोड़ता है उसे तबाह करना, जिस वजह से इंडिया का कश्मीर से लिंक टूट जाएगा। इंडियन सैनिकों ने लाख कोशिशें की उन्हें वहां से भगाने की, पर दुश्मन चोटी के ऊपर होने के कारण जैसे ही सैनिक आगे बढ़ते तो उन पर गोलियों की बारिश कर दी जाती, जिसकी वजह से कई सैनिक घायल हुए और कितनों की तो मौत भी हो गई। पर इंडियन एयरफोर्स ने उन पोस्ट पर हवाई हमला किया और जमीन पर भी आर्मी एक एक करके सारे पोस्ट पर अपना कब्जा जमा रही थी। माइंड यू, पाकिस्तानी आर्मी ने ऊपर पहाड़ की चोटी में बंकर्स बना के रखे थे जिसमें वो हाइड कर रहे थे, तो एयर स्ट्राइक्स भी उन पर काफी इनइफेक्टिव हो रहा था। और ये सब देख के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जब यूएस के पास मदद के लिए गए तब प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने साफ साफ मना कर दिया और उनसे कहा कि पाकिस्तान अपने आदमी को वापस बुला ले। और उस समय पाकिस्तान ने पहली बार यह स्वीकार किया कि वो आदमी लोग दरअसल पाकिस्तानी सैनिक थे और ना ही कोई आदिवासी। और ऐसा पहली बार हुआ था कि अमेरिका ने पाकिस्तान का नहीं बल्कि इंडिया का साथ दिया था, और इसके पीछे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजंस है जो मैं इस वीडियो में अभी नहीं बता सकता हूं कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बेसिकली अमेरिका ने इंडिया की आर्म ट्विस्टिंग की थी और इंडिया से बहुत सारे जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए थे, जैसे कि अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनीज को इंडिया में आने की परमिशन देंगे, अपनी नेवी को इंडिया के दायरे में आने की अनुमति देंगे, एटसेट्रा। और ये सब डिमांडें पूरी होने के बाद उन्होंने पाकिस्तानी पीएम को बोलकर पाकिस्तानी सेना को वापस लाने का ऑर्डर दे दिया, जिसके बाद इस युद्ध को रद्द कर दिया गया और इंडिया और पाकिस्तान के बीच का यह आखिरी ऑफिशियल युद्ध बना। दोनों देश कश्मीर पर अपने दबदबे, फायदे और गुरूर के लिए कब्जा करना चाहते हैं। कश्मीर की वादियों से 3 महासागर बहते हैं जिन पर इंडस ट्रीटी के अनुसार पाकिस्तान का हक है, पर वो इंडिया में होने की वजह से इंडिया उसे सिंचाई और हाइड्रो पावर के लिए इस्तेमाल कर सकती है। दोनों देशों के मन में यह डर है कि कहीं संकट या लड़ाई के दौरान दूसरा देश पूरी तरीके से पानी आना रोक ना दे। दूसरा फायदा कश्मीर का यह भी है कि वहां पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ होने के कारण उस तरफ से दुश्मन देश का अंदर आना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा 1971 में बांग्लादेश की मदद करने के कारण पाकिस्तान इंडिया से बदले के भावना में कश्मीर को भी छीन लेना चाहता है। एंड ऑफ कोर्स एक बात यह भी है कि वहां ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या होने के कारण पाकिस्तान कश्मीर को अपने ही मुल्क का एक हिस्सा मानता है। इस समस्या को सुलझाने के लिए कई कागजों पर दस्तखत किए गए, करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ, लाखों जानें कुर्बान हुई, पर फिर भी आज तक कोई इस चिंगारी को मिटा ना सका है। अब मसला बहस से जंग से आतंकवादी हमलों तक पहुंच चुका है और सवाल अंत में बस सिर्फ यही खड़ा होता है, क्यों अंग्रेजों के जाने के बाद भी उनकी पॉलिसी आज भी हमें बांट रही है। वेल फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, आपकी क्या टिप्पणी है इस विषय में? आपके जो भी व्यूज, ओपिनियंस या कमेंट्स होंगे नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल हमारे साथ शेयर करना। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया जानने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करो और उनका भी नॉलेज बढ़ाओ हमारे इंडियन हिस्ट्री के बारे में। और हाँ, अगर आप नए हो इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल नोटिफिकेशंस का ऑप्शन ऑन कर लो ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। एज ऑलवेज, गेट सेट फ्लाई लवर्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।